हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है कुषाण वंश। चलिए, कुषाण वंश से जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। आरंभ करते हैं। दिया है कुषाण वंश। पहला पॉइंट है कि पहलव के बाद कुषाण आए, यानी पहलव वंश जब शासन किया तो उसके बाद कुषाण वंश आता है जो शासन करता है, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यानी कुषाण वंश जो थे, कुषाण वंश को यूची भी कहा जाता था या तोखरी कहिए, तोखरी भी कहा जाता था। तो जब तोखरी और यूची की बात हो तो आप समझेंगे कुषाण के बारे में कहा जा रहा है। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। यानी यूची ना कबीला तो वो होते थे जो ग्रुप में होते थे, समूह में होते थे, और वही लोग जो कबीला में संगठित थे वही आगे जा कर के 5 भागों में बट जाता है, यानी कुल कहिए, वो कुल में बट जाता है। और वो जो 5 कुल थे उन्हीं में एक कुल कुषाण कहलाता था। तो 5 कुलों का जो एक कुल था, 5 कुल जो थे उसमें से एक कुल जो था वो कुषाण कहलाते थे। अब कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कैडफिसेस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है एग्जाम के लिए, और पूछे भी गए हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक का नाम क्या था। तो कुजुल कैडफिसेस थे, जिसको याद रखना है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश के सबसे योग्य कहिए या प्रतापी राजा कहिए, जिसके काल में साम्राज्य बहुत फला, तो वो जो था वो कुजुल कैडफिसेस ही थे। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाण वंश की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर या पेशावर थी, याद रखेंगे। कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा थी, जो उत्तर प्रदेश में है। तो पहली राजधानी तो पेशावर थी या उसको पुरुषपुर भी कहा जाता था, और दूसरी राजधानी जो थी इनकी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। यानी कनिष्क जब शासक बनता है, कुषाण वंश का सबसे योग्य शासक था कनिष्क, और जब ये राजा बनता है और गद्दी पर बैठता है तो एक संवत चलाता है, और उस संवत का नाम था शक संवत, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आज भी भारत सरकार शक संवत का प्रयोग कर रहा है। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि शक संवत किस वंश के द्वारा चलाया गया था, तो कुषाण वंश। किसके द्वारा चलाया गया था, तो कनिष्क के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। और ये चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उसके प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्वान थे वो वसुमित्र थे, जो अध्यक्षता किया था। तो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया जाता है, और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था, जो कश्मीर में है। हम जानते हैं कि 4 बौद्ध संगति हुई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। हम सभी जानते हैं कि कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म को पदश्रेय देता था, और उसमें भी महायान संप्रदाय को वो ज़्यादा मानते थे। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो था हीनयान और दूसरा था महायान। तो महायान शाखा जो थे उन्हीं से जुड़े हुए थे राजा कनिष्क। आगे बढ़ते हैं। चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क जब राजा था तो उस समय चीन के जनरल थे जिसका नाम था पेन चाओ, उसने कनिष्क को युद्ध में हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। यानी कुषाण शासक जो थे, जो शुरू के कुषाण शासक थे, उसने स्वर्ण मुद्रा चलाया था, यानी सोने के रुपया मुद्रा में के रूप में चलाया था, और जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। यानी कहने का तात्पर्य है कि गुप्त काल में भी स्वर्ण मुद्राएं राजा के द्वारा चलाए गए थे, लेकिन कुषाण शासकों के द्वारा जो स्वर्ण मुद्रा चलाए गए, वो गुप्त शासक के द्वारा जो स्वर्ण मुद्रा चलाए गए थे उसके अपेक्षा ज़्यादा प्योर था, शुद्ध था।
आगे बढ़ते हैं। कुषाणों ने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा वंश था जिनके शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये कुषाण वंश था, याद रखेंगे। तो कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे, ये भी याद रखेंगे, शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कुषाण वंश से कि तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने जारी किया था। कहाँ? तो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में आप जैसे इस संदर्भ में देख सकते हैं, गुजरात का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, मराठा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कुषाणों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का राज वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, और जिसने चरक संहिता की रचना की। यानी कनिष्क के जो राजा का जो वैद्य होता है, मान लीजिए राजा का तबीयत खराब होता है, उनके इलाज के लिए जो वैद्य होते थे वो था चरक, जो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। और चरक ने ही चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना भी की है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाविभास सूत्र के रचनाकार, महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। यानी महाविभास सूत्र जो है उसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अशब घोष ने बौद्ध का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। कनिष्क जो थे उनके राजकवि जो अशब घोष थे उसने ही बौद्ध का रामायण, यानी उसका नाम था बुद्ध चरित्र, इसकी रचना किया था। आगे बढ़ते हैं। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। ये लोग भी विद्वान लोग थे। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत का जो आइंस्टीन है वो नागार्जुन को कहा जाता है। और इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। यानी माध्यमिक सूत्र में ही नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। यहाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कैडफिसस, याद रखेंगे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यानी कुषाण वंश के जो राजा थे वो अपने को देवपुत्र कहते थे। इसका मतलब है कि वो कहते थे हम देवता के पुत्र हैं। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। लेकिन ये देवपुत्र की जो उपाधि है ये कुषाण राजा ने चीनी लोगों से लिया था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो गांधार शैली और मथुरा शैली ये मूर्तियों की शैली थी, और इनका विकास जो हुआ है कुषाण वंश के जो योग्य शासक थे कनिष्क, उसी के समय काल में हुआ है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। गांधार कला का जो एक तरह से केंद्र कहिए वो तक्षशिला ही था। आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग जो मध्य एशिया से चीन को जोड़ता था, इस पर कंट्रोल करने वाले जो शासक था वो कुषाण ही थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो कुषाण वंश का कौन सा शासक था जिसने रेशम मार्ग का आरंभ किया था? तो ये कनिष्क ने करवाया था। और रेशम मार्ग जो थे, रेशम मार्ग की सुरक्षा का प्रबंध कुषाण शासकों ने करवाया था, जिस मार्ग से होकर व्यापारी सामान लाते थे, ले जाते थे, बेचते थे, मुनाफा कमाते थे। आगे बढ़ते हैं।
रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम जो बनाए जाते थे और उस बनाने की जो तकनीक था, टेक्नोलॉजी कहिए, तो उनका जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था वो चीन में ही हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। जब कुषाण वंश शासन कर रहे थे तो उस समय सबसे अधिक वास्तुकला के क्षेत्र में विकास होता है। इस काल में बुद्ध की खरी प्रतिमा का निर्माण किया गया। वास्तुकला का मतलब है कि विभिन्न देवी देवताओं के प्रतिमा, मूर्तियां बनाए जाते थे और इसी से जुड़े हुए हैं कि इसी काल में बुद्ध की खरी प्रतिमा यानी खरी सीधी खरी हुई प्रतिमा बनाए गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नहीं है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।